नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 के मैगजीन को कवर करेंगे और इसके लिए हम लोग 100 MCQ का सहारा लेंगे। साथ ही जहां ज़रूरत होगी वहां एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, खासकर BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जो भी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार, असम सरकार और असम में सक्रिय किस उग्रवादी संगठन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता अप्रैल 2023 में संपन्न हुआ? DNLA, CNLA, PWG या INCM? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों DNLA। अब DNLA का फुल फॉर्म है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। यह असम में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और ये उग्रवादी संगठन मिलकर 27 अप्रैल 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। DNLA एक विद्रोही समूह है जो असम के दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। समझौते के तहत दिमासा लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी प्रदान करेंगी और ये इस समझौते के तहत हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम व किस राज्य के बीच सीमा समझौता संपन्न हुआ है? वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। तो किस राज्य के बीच? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो असम का अरुणाचल प्रदेश के साथ यह सीमा समझौता संपन्न हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा व अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच जो 700 किलोमीटर से भी अधिक की विवादित सीमा है, इसको लेकर 22 अप्रैल 2023 को समझौता हुआ। तो यह समझौता असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की घोषणा की? ऑप्शन है आपके सामने, प्रोजेक्ट टाइगर के 25 वर्ष पूरे होने पर, 50 वर्ष पूरे होने पर, 70 वर्ष पूरे होने पर या 100 वर्ष पूरे होने पर। तो प्रोजेक्ट टाइगर्स के 50 वर्ष पूर्व होने पर प्रधानमंत्री ने बिग कैट्स अलायंस की घोषणा की। बिग कैट्स कौन होते हैं? तो बिल्लियों के 7 बड़े प्रजाति जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर व चीता, इनके संरक्षण व सुरक्षा को ध्यान केंद्रित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की घोषणा प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को की है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक डाक स्मारक भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से कितने चीते या चीतों का निधन हो गया? 1, 2, 3, 4? तो सही उत्तर है दोस्तों 2। अप्रैल तक 2 चीतों का निधन हो गया था। आइए देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देश में चीतों के पुनर्वास के लिए 8 चीते नामीबिया से 17 सितंबर को और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को लाए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के इन 20 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए कुल 20 चीतों में से 2 चीते की मृत्यु अप्रैल 2023 में हो गई। एक चीता नामीबिया से और एक चीता दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों में से एक एक हैं। नामीबिया से लाई गई जो मादा चीता आशा थी, जो कि वहाँ नामीबिया में उसका नाम आशा था, यहाँ पे आशा कर दिया गया है। तो इन जितने भी मादा चीते हैं उनका नाम भारत में दूसरा कर दिया। जो नामीबिया में आशा थी उसे आशा कर दिया गया है, जो सबाना थी उसे नभा कर दिया गया है, तिबलिसी को धात्री कर दिया गया, सियासा का नाम ज्वाला रखा गया है। वहीं नर चीता ओबान का नाम पवन, एल्टन का नाम गौरव और फ्रेडी का नाम शौर्य रखा गया। नामीबिया से जितने चीते आए थे उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें पहले नामीबिया से लाए गए चीतों में सियासा जो नाम की चीता है, जो मादा चीता है, उन्होंने मार्च 2023 में 4 शावकों को जन्म दिया था।
और 4 शावकों में से आज की वर्तमान स्थिति जो आज के डेट में करंट स्थिति है कि मान लो 20 चीते हुए, 4 शावक हुए, टोटल 24 हुए। उनमें से 3 शावक और 6 चीते मारे जा चुके हैं। वर्तमान में केवल 15 चीते ही जीवित है, जिसमें एक शावक भी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में नामीबिया से लाए गए किस मादा चीते ने 4 शावक को जन्म दिया है? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में समझा, ज्वाला नाम की चीता ने 4 शावक को जन्म दिया है। सियासा थी वहाँ पे और यहाँ पे उसका नाम रख दिया गया है ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक नक्सली हमले में जिला रिजर्व गार्ड के 10 जवान शहीद हो गए? रायपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा या बस्तर? तो सही उत्तर है दोस्तों दंतेवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बोर्ड या संघ ने घरेलू टूर्नामेंट हेतु पुरस्कारों में लगभग 700% तक की वृद्धि की घोषणा की है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय बैडमिंटन संघ या भारतीय कुश्ती संघ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं कि दुनिया की सबसे धनी जो बोर्ड है वो है BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और इसने ही अपने टूर्नामेंटों के लिए इतनी बड़ी राशि, पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं BCCI जो ने पुरस्कार राशि की घोषणा में बढ़ोतरी की है वो क्या है और कितना है। जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरुषों के टूर्नामेंट, पुराना राशि क्या था और नई राशि क्या है। तो आपको पता होगा कि रणजी ट्रॉफी पहले खेला जाता था, विजेता को 2 करोड़ और उप विजेता को 1 करोड़ दिए जाते थे। अब इसे बढ़ाकर विजेता को 5 करोड़, 2 करोड़ के बदले 5 करोड़ कर दिया गया है और 1 करोड़ के बदले यहाँ पे 3 करोड़ कर दिया गया है। उप विजेता को 3 करोड़, ठीक है, 32 करोड़ हो गए। उप विजेता को 3 करोड़ और विजेता को 5 करोड़। ईरानी ट्रॉफी जो पहले 25 लाख विजेता को मिलता था और उप विजेता को कुछ भी नहीं मिलता था। आपको पता होगा ईरानी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी के विजेता और शेष भारत टीम के बीच खेली जाती है। तो ईरानी ट्रॉफी में विजेता को 25 लाख और उप विजेता को कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विजेता टीम को 50 लाख और उप विजेता को 25 लाख दी जाएगी। दलीप ट्रॉफी विजेता टीम को 40 लाख के बदले अब 1 करोड़ की राशि दी जाएगी और जो उप विजेता होगा उसे 20 लाख के बदले 50 लाख की राशि दी जाएगी। विजय हजारे ट्रॉफी में विजेता को 30 लाख के बदले 1 करोड़ और उप विजेता को 15 लाख के बदले 50 करोड़ की राशि दी जाएगी। देवधर ट्रॉफी में विजेता को 25 लाख के बदले 40 लाख और उप विजेता को 25 लाख के बदले 20 लाख की राशि दी जाएगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विजेता को पहले 25 लाख दी जाती थी, अब उसे 80 लाख दी जाएगी। उप विजेता को 10 लाख के बदले 40 लाख दी जाएगी। महिलाओं के भी कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, 2 टूर्नामेंट्स सीनियर एक दिवसीय क्रिकेट के लिए जो पहले महिलाओं को 6 लाख दिए जाते थे अब 50 लाख दिए जाएंगे और उप विजेता को 25 लाख दिए जाएंगे। T20 ट्रॉफी महिलाओं के लिए जो पहले विजेता टीम को 5 लाख दिए जाते थे अब 40 लाख दिए जाएंगे और उप विजेता को 3 लाख के बदले 20 लाख दिए जाएंगे। आगे कुछ प्रश्न इससे संबंधित है जिसे हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हाल ही में BCCI द्वारा पुरस्कारों की राशि में किए गए संशोधन के बाद अब रणजी ट्रॉफी जीतने वाले टीम को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो अभी हम लोगों ने देखा 5 करोड़ की राशि रणजी विजेता को दी जाएगी। इसी तरह दिलीप ट्रॉफी जीतने वाले टीम को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाएगी? तो 1 करोड़ राशि दिलीप ट्रॉफी जीतने वाले टीम को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, दिलीप ट्रॉफी को 1 करोड़ दी जाएगी। ठीक है, महिला T20 ट्रॉफी टीम पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाएगी? तो महिला टीम को 40 लाख, जो T20 ट्रॉफी अगर महिला ट्रॉफी जीतती है जो घरेलू टूर्नामेंट है तो उसे 40 लाख दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, घरेलू टूर्नामेंट के लिए किए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ट्रॉफी का नाम है, दूसरी तरफ विजेता का नाम है, विजेता के दी जाने वाली राशि का नाम है। तो ईरानी ट्रॉफी 25 लाख सही है, दलीप ट्रॉफी 40 लाख, विजय हजारे ट्रॉफी 30 लाख, देवधर ट्रॉफी 25 लाख, तो सभी सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में BCCI ने सत्र 2022-23 के लिए कुल कितनी महिला क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है? 15, 17,
19 या 21? तो सही उत्तर है दोस्तों 17। बीसीसीआई प्रत्येक साल अपने क्रिकेटरों को अनुबंधित करता है। इसी के तहत इस साल महिला क्रिकेटरों को अनुबंधित किया, जिसमें 17 महिला खिलाड़ियों को दिया गया है। और बीसीसीआई ने 17 महिला खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में बांटा है, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में 3 महिलाएं, बी श्रेणी में 5 और सी में 19। अगर पुरुष क्रिकेटर को देखिएगा तो उनमें 4 श्रेणियां दी गई है, एक श्रेणियां बढ़ा दी जाती है और ए प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। और इस साल पुरुष क्रिकेटरों में 26 खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं। और महिला में 27 महिला खिलाड़ियों को। अब महिला खिलाड़ियों में ए श्रेणी में कौन कौन है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा, ये तीनों ए श्रेणी में हैं, ठीक है। इन्हें 50 लाख राशि दी जाएगी सत्र में, मैच के दौरान 50 लाख राशि। बी श्रेणी वाले को 30 लाख और सी श्रेणी वाले को 10 लाख की राशि दी जाएगा। इसी तरह अगर पुरुष क्रिकेटरों को देखिएगा तो ए प्लस श्रेणी वाले को 7 करोड़ दी जाती है, बी श्रेणी ए श्रेणी वाले को 5 करोड़ दी जाती है। तो काफ़ी अंतर है, फिर भी बीसीसीआई ने काफ़ी कोशिश करी है अंतर को पाटने का, अभी भी अंतर बहुत ज़्यादा है। बी श्रेणी में जो 5 महिलाएं वो है रेणुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिग्स, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और राजेश्वरी गोरकाड। और ये सी श्रेणी वाले 9 खिलाड़ियों के, महिला खिलाड़ियों के नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित श्रेणी ए में है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी श्रेणी ए में रखी गई है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 11 स्थलों का तिब्बती भाषा में नामांकन का मामला सामने आया है? लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को हमेशा चीन अपने क्षेत्र में दिखाता है। हाल ही में भी एक मैप जारी किया है जिसे लगभग विश्व के अधिकांश देशों ने उसे बॉयकॉट किया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन तिब्बत का दक्षिणी भाग बताता है और इसी दावे के तहत 11 स्थल के नाम बदलकर तिब्बती भाषा में इनके नामों के साथ नया मानचित्र चीन द्वारा 2 अप्रैल को जारी किया गया। इन 11 स्थलों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 आवासीय क्षेत्र, 5 पर्वत शिखर व 2 नदियाँ शामिल है। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया भारतीय विदेश मंत्रालय ने दर्ज कराई है, ठीक है। आगे बढ़ता है, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर के किस दौर की वार्ता पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्दो में अप्रैल 2023 में संपन्न हुई? तो यह 18वें दौर की वार्ता है। 3 वर्ष पूर्व जून 2020 में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में चीनी सैन्य बलों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण करने के फलस्वरूप हुई सैन्य टकराव से उत्पन्न विषमताओं तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम लोग LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन पर उपजे मुद्दों को सुलझाने के लिए यह वार्ता शुरू की गई थी और अब तक इसके 18वें दौर की वार्ता संपन्न हो चुकी है। अगला प्रश्न, हाल ही में जर्मनी ने अपने बचे हुए कितने परमाणु संयंत्र को भी बंद कर दिया है? तो 3। 2011 में जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के कारण हवा में विकिरण फैलने की आशंका से समूचे विश्व को भयभीत कर दिया था और उस दुर्घटना के बाद जर्मनी सचेत हुआ और उसने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संस्थानों को बंद करने का निश्चय कर लिया था। ये भी बता दिया है कि जर्मनी 2035 तक पूर्ण रूप से नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, यानी वह उसकी ऊर्जा की अपनी पूरी ज़रूरत का नवीकरण ऊर्जा से ही खर्च करेगा, उसने ऐसा लक्ष्य रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? बेलारूस, स्वीडन, फिनलैंड या यूक्रेन? तो नाटो का 31वां जो सदस्य है वह नॉर्डिक देश फिनलैंड बना है। नाटो में किसी भी नए देश के नए सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए नाटो के जितने भी सदस्य हैं उनकी सहमति आवश्यक है। अगर एक भी देश आपत्ति कर देता है तो वह देश को नाटो में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 3 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। भूटान के नरेश, जिन्होंने 3 से 5 अप्रैल 2023 के बीच भारत की यात्रा संपन्न की, इनका क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा, जिग्मे खेसर नांग्याल वांगचुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष यानी 2022-23 में भारत के कुल निर्यातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो
भारत के कुल निर्यातों में 13.9% की वृद्धि हुई है। एक बार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। 2022-23 के भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े 13 अप्रैल 2023 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। अब याद रखिएगा, ये जो आंकड़े विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है, तो वाणिज्य मंत्रालय। इन आंकड़ों के अनुसार 2023-22-23 के दौरान भारत के कुल निर्यात में ना आप वस्तुगत को और सेवाओं को दोनों जोड़ के ये कुल निर्यात होता है 770.18 अरब डॉलर, लगभग 770 अरब डॉलर के रहे। भारत ने कुल कितने का निर्यात किया पूरे वर्ष में, तो 770 अरब डॉलर का, जो पिछले वर्ष की तुलना से 13.9% अधिक है। ठीक है। और इसी अवधि के दौरान जो कुल आयात हुआ भारत का, यानी भारत ने 770 अरब के सामान और सेवाएं विदेशों में निर्यात किए, और आयात कितना किया, यानी कुल आयात वस्तुगत और सेवाएं दोनों, सर्विस और वस्तु दोनों के मामले में, तो 892.18 अरब डॉलर के वस्तुओं और सेवाओं का आयात भारत ने किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17.4% अधिक है। तो निर्यात कितना ज़्यादा है, 13.9%, और आयात कितना है, 17.4%। 770 अरब डॉलर का भारत ने निर्यात किया और 892 अरब डॉलर का भारत ने आयात किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, चीन, अमेरिका, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। तो वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार जो अमेरिका है वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 128.55 अरब डॉलर का रहा, जबकि दूसरे स्थान पर चीन आ गया। आज से 2 वर्ष पहले चीन प्रथम स्थान पर था, अब वह घसक के दूसरे स्थान पर हो गया है, और उसके साथ जो व्यापार है 113.83 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। तो भारत और अमेरिका के व्यापार की सबसे बड़ी बात यह है ना कि भारत में हमेशा ट्रेड प्लस में रहता है, यानी भारत अपनी ज़्यादा से सामान अमेरिका में व्यापार निर्यात करता है। और भारत और चीन के व्यापार का सबसे निगेटिव पॉइंट है कि भारत चीन से ज़्यादा सामग्री को जो है आयात करता है, ट्रेड डेफिसिट में रहता है, और अमेरिका के मामले में ट्रेड प्लस में रहता है, सरप्लस में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिलाओं के लिए कौन सी नई बचत योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके सामने, महिला बचत सम्मान पत्र, जननी सम्मान बचत पत्र, नारी शक्ति सम्मान बचत पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों महिला सम्मान बचत पत्र। इसकी घोषणा बजट के समय में की गई थी, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के संबंध में। और इसके बारे में हम लोग कुछ और जानकारियाँ देख लेते हैं। इस बचत योजना को महिला सम्मान बचत पत्र नाम दिया गया है। इस योजना के तहत केवल महिलाएं और यह नाबालिग लड़कियों के नाम से ही यह बचत पत्र है, नाम ही है महिला। डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में यह बचत पत्र खोला जा सकता है। यह निवेश 2 वर्ष के लिए नियत अवधि के लिए किया जाएगा, 2 वर्ष के लिए लॉक रहेगा। न्यूनतम 1000 और अधिकतम 2 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। जमा राशि पर 7.5% वार्षिक दर से ब्याज देय होगी, और ब्याज जो है आपके खाते में तिमाही जमा होंगे। यह योजना केवल 2 वर्ष के लिए यानी 31 मार्च 2025 तक के लिए ही लागू रहेगी। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं ना KYC, उसी तरह का ये बचत पत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश का रक्षा निर्यात कितना रहा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15,920 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात भारत ने 2022-23 में किया। नेक्स्ट, विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक से संबंधित की स्थिति के आकलन हेतु लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक LPI निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है? यह जारी करती है विश्व बैंक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक जारी करती है। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन से समझने का प्रयास करते हैं इस साल के रिपोर्ट को। ठीक है, विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक की स्थिति के आकलन संबंधी विश्व बैंक की 2023 की LPI यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 23 अप्रैल को जारी की गई। 139 देशों के लिए जारी की गई इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान लॉजिस्टिक LPI इंडेक्स में पहला स्थान किसका है?
सिंगापुर का है, दूसरा स्थान फिनलैंड का दिया गया है। भारत को 4 अन्य देशों के साथ 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत कौन से रैंकिंग पे है? 38वें रैंकिंग पे है। 2018 में जब यह रिपोर्ट आई थी तो यह 44वें रैंक पर था। ठीक है। लॉजिस्टिक के मामले में बेहतर प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार ने, आपको बता दें कि 2021 में पीएम गति शक्ति की पहल की घोषणा की थी और 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी एनएलपी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की भी घोषणा की गई थी। और इसके कारण ही जो भारत की लॉजिस्टिक इंडेक्स में ना यह सुधार देखने को मिला है। एक बार हम लोग ये इसके माध्यम से भी देख सकते हैं, इससे चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद होती है। पहले रैंक पे कौन है? सिंगापुर, दूसरे रैंक पर फिनलैंड, तीसरे रैंक पर डेनमार्क। सबसे लॉजिस्टिक एलपीआई में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो लीबिया है, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद सोमालिया। कुछ महत्वपूर्ण कंट्री तो फ्रांस 13वें रैंक पे है, यूएसए 17वें, चाइना 19वें और भारत 38वें स्थान पर है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर या अमेरिका? तो सही उत्तर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान क्या था? 38वां। 4 देशों के साथ भारत 38वें स्थान पर है। पिछले वर्ष कितना पर था? यानी 2018 में जब रिपोर्ट आई थी तब 44वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस शहर में पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो इसका आंसर ही डायरेक्ट है आपके सामने, कोच्चि। इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। देश में जो पहली वाटर मेट्रो केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई है। एक सेकेंड। केरल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को किया। यह वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है। आगे यह छोटे छोटे द्वीपों को भी इस मेट्रो से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसकी इक्विटी में 74% हिस्सेदारी और केरल सरकार की 26% हिस्सेदारी है। ठीक है, तो यह वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? देश में पहला तो केरल के कोच्चि शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2023 के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए हैं। यह लगातार कितने वर्ष है? तो लगातार 16वें वर्ष मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के अरबपतियों की वर्ष 2023 की अपनी सूची अप्रैल 2023 में जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट का है और पिछले वर्ष इसमें प्रथम स्थान किसका था? तो एलन मस्क का था। ठीक है, तो उनको पछाड़ के एक बार फिर से फ्रांस के जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत के मुकेश अंबानी लगातार 16वें बरस भारत के सबसे धनी व्यक्ति माने गए हैं, जिनका स्थान इस विश्व की सूची में 9वां है और भारत में प्रथम। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अरबपतियों की जो कुल संख्या है वह 2640 है और पिछला वर्ष कितना था? 2668, यानी 28 अरबपतियों की संख्या कम हुई है पूरे विश्व में। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? किस देश में सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या है? तो वह अमेरिका का है। अमेरिका में 735 अरबपति है, पिछले वर्ष भी 735 थे। जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। चीन में 495 अरबपति हैं और पिछले वर्ष 607 थे। तो चीन में अरबपतियों के लोगों में भारी संख्या में गिरावट हुई है। तीसरे स्थान पर भारत है। पिछले कई वर्षों से अमेरिका, चीन और भारत टॉप 3 के कंट्री है। तो भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? 169। और भी अब भारत ही ऐसा देश है जिसमें अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है इस एक साल के दौरान। पिछले साल 166 अरबपति थे और अब 169 अरबपति है। तो पूरे विश्व में अरबपतियों की संख्या 2640 है। अमेरिका में 735,
चीन में 495 और भारत में 169 अरबपति है। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ये पीडी की कटिंग है। मुकेश अंबानी भारत के पहले, दुनिया में 9वें, इनके पास 83.4 ट्रिलियन राशि है। गौतम अडानी जो 24वें स्थान पर है। शिव नडार HCL की जो है वो 55वें स्थान पर है। साइरस पूनावाला 68वें स्थान पर। ये भारत के टॉप 10 है, ये दुनिया का टॉप 10। ठीक है, 83.4 अरब डॉलर है इनके पास। मुकेश अंबानी के पास 47.2 अरब डॉलर है। गौतम अडानी के पास ये अरब डॉलर में ये आपको राशि दी गई है। और दुनिया में पहले स्थान पर है फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड, इनकी संपत्ति 211 अरब डॉलर है। एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी, स्पेस एक्स और ट्विटर जिसका नाम अब एक्स हो गया है, इनके पास 180 अरब डॉलर है। तो यह पिछले साल पहले पे थे और अब दूसरे स्थान पर आ गए। अमेरिका के जो अमेजन के मालिक है जेफ बेजोस जो 2021 में प्रथम स्थान पर थे, वो इस साल तीसरे स्थान पर है। ठीक है, 21 में जेफ बेजोस थे, 22 में एलन मस्क थे और इस साल 2023 में बर्नार्ड अर्नोल्ड है। ठीक है, तो आप इस सूची को टॉप 3 को तो जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी इसी से होगा, आप चार्ट में भी देख सकते हैं। 1 नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड, 2 नंबर पर एलन मस्क, 3 नंबर पर जेफ बेजोस, 4 नंबर में लैरी एलिसन और टॉप 4 में 3 जो है वो अमेरिकन ही है, एक फ्रांस के हैं और भारत के मुकेश अंबानी टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं जो कि 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 के अरबपतियों की सूची में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन चुने गए हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये आपको देख सकते हैं, उनकी तस्वीर है आपके सामने। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2023 के मुताबिक विश्व में कुल कितने अरबपति हैं? तो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि 2640 दुनिया में अरबपतियों की संख्या है। पिछले साल 2468 था, 28 संख्या की गिरावट, 28 अरबपति कम हुए हैं पिछले एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 के अरबपतियों की सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? तो अमेरिका में है, 735। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स सूची 2023 के अनुसार भारत में कुल कितने अरबपति है? तो भारत में अरबपतियों की संख्या 169 है ना, गलती से यहाँ पे 166 हो गया है। भारत में अरबपतियों की संख्या जो है वह 169 है। पिछले साल 166 थी, इस साल 169 है। ठीक है, इसको हम सुधार लेते हैं, आप लोग भी सुधार लीजिएगा। भारत में अरबपतियों की संख्या 169 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2023 के मुताबिक भारत के अरबपतियों का वैश्विक रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर, गौतम अडानी 24वें, शिव नडार 55वें और साइरस पूनावाला विश्व रैंकिंग में 68वें स्थान पर है। तो ये सभी सुमेलित है, ई। ठीक है, भारत के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में एकमात्र महिला, भारत के अगर 10 में देखा जाए तो एकमात्र महिला है अरबपति जो है ओपी जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल, जिनकी संपत्ति का मूल्य है 17.5 अरब डॉलर। भारत के कुल अरबपतियों की संख्या में 3 लोगों की वृद्धि हुई है, आपने देखा ही था, पिछले साल 166 था और इस साल 169 हो गया। इनकी संपत्ति की कुल मूल्य में 10% की गिरावट हुई है। अगर कुल पैसों को देखा जाए तो संख्या में तो 3 वृद्धि हुई है, लेकिन मूल्य के मामले में 10% की गिरावट आई है। ठीक है, टॉप 10 की बात कही जा रही है। हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNPF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था। अब भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यह कौन कहता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया की जनसंख्या का चार्ट, भारत, चाइना और वर्ल्ड। इंडिया अब भारत के नाम से भी वर्ल्डली रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपने कल के G20 समिट में भी देखा कि अब प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम के सामने भारत, इंडिया नहीं बल्कि भारत, संविधान में लिखा गया है भारत और इंडिया। इंडिया मीन्स भारत, भारत मीन्स इंडिया। तो आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड हम लोग इंडिया के नाम से ही लोग अगर कुछ किसी देश में शिरकत करना है तो इंडिया के नाम से ही दुनिया हमें जानती थी, लेकिन अब भारत के नाम से जानी जाएगी। इंडिया भी हम यूज करेंगे, भारत भी यूज करेंगे, लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो भारत के नाम से होगा। ठीक है, इंडिया जो नाम अंग्रेजों ने दिया था। हाँ, तो भारत की ये जनसंख्या के मामले में टॉप 3 देश
नहीं, टॉप 3 नहीं, इंडिया, चाइना और दुनिया की जनसंख्या के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे नोट करना बहुत ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत अब 2023 में ही विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है तथा इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत व चीन के पश्चात तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला जो देश है वो है अमेरिका। इस वर्ष इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो 19 अप्रैल को जारी हुई, भारत की 2023 के मध्यवर्षीय जनसंख्या यानी 2023 के मध्य तक जनसंख्या 142.86 करोड़ व चीन की 142.57 करोड़ बताई गई है, जो चीन से 29 लाख अधिक है। और तीसरे स्थान पर जो जनसंख्या है वो 34 करोड़ के साथ अमेरिका का है। ठीक है, तो टॉप 3 कंट्री यही है। वैश्विक जनसंख्या 2022 में 8 अरब होने के पश्चात अनुमान लगाया है कि 2050 तक 9.7 अरब हो जाएगी और 2100 के अंत तक दुनिया की जनसंख्या 10.4 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2064 में अपने उच्चतम स्तर पर होगी और कितना 170 करोड़, यह इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है, जिसके बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आना स्टार्ट होगा और 2100 ईस्वी तक जब दुनिया की जनसंख्या 10.4 करोड़ अरब होगी उस समय भारत की जनसंख्या 153 करोड़ के स्थिर पर आ जाएगी। विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2019 में 72.8 वर्ष थी, वह 2000 जो कि 1990 में 9 वर्ष से अधिक थी। मृत्यु दर के आगे और गिरावट के चलते 2050 में औसत जीवन प्रत्याशा जो अभी 72.8 है वह 77.2 हो जाएगी। यानी एक व्यक्ति की औसत जिंदगी आयु कितनी होगी, तो वर्तमान 2019 में 72.8 से बढ़कर 2050 में 77.2 हो जाएगी। भारत की जनसंख्या संरचना पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि जनसंख्या का 68% जनसंख्या जो भारत में है वह युवा और कार्यशील है और इसके डेमोग्राफी डिविडेंड की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छा से समझे होंगे तो प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNPF के अनुसार सन 2050 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? तो 2050 में जो अनुमान लगाया गया है वो है 9.7 अरब डॉलर, 9.7 अरब जनसंख्या हो जाएगी 2050 तक। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में ये आपको 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.7 अरब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2100 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? तो 10.4 अरब होने का अनुमान लगाया गया है विश्व की जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 2064 तक भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच जाएगी? तो एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था 170 करोड़ पहुंच जाएगी, जो कि भारत का जनसंख्या का चरम होगा। हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत युवा एवं कार्यशील है? तो 68% भारत की जनसंख्या युवा एवं कार्यशील है। CEPA का विस्तृत रूप क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसका विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम का नया अध्यक्ष है अजय सिंह। ठीक है, अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। अब इन्हें एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया है अजय सिंह को। कुछ नियुक्तियां हैं जिसे आप देख सकते हैं। एसोचैम का नया अध्यक्ष अजय सिंह, आप कैसे याद करेंगे? तो अजय सिंह के नाम से कोई आपके रिलेटिव हो तो उन्हें जोड़ लीजिएगा एसोचैम के अध्यक्ष। सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ नाम का कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव कोई भी हो जानने वाला तो उसे बना दीजिएगा LIC का चेयरमैन। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती।
परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अजीत कुमार मोहंती। अजीत नाम का कोई व्यक्ति हो आपसे जान पहचान वाला तो उन्हें बना दीजिएगा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने देखा सिद्धार्थ मोहंती को, ये है सिद्धार्थ मोहंती। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो मैंने बोला है कि अजीत नाम का कोई व्यक्ति हो तो उसे बना दीजिएगा आप परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष 1 मई 2023 से बनाए गए हैं। इस पद पर रहते हुए वे केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहेंगे। जो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष होता है ना, वह केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव भी वही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया? पिक्चर आपके सामने, अगर नाम जानते हो तो बता दीजिए। इनका नाम है धन्य राजेंद्रन। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो कोई इसी क्षेत्र से होगा। न्यूज मिनट्स की सह संपादक व प्रधान संपादक धन्य राजेंद्रन को इस वर्ष यह पुरस्कार कौन सा चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में जाने वाली जो पहली जैन महिला थी उनका नाम चमेली देवी जैन था और इन्हीं के स्मृति पर इस पुरस्कार की स्थापना मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में की गई थी। यह पुरस्कार पिछले 41 वर्षों से यह पुरस्कार किसी महिला को ही दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र शासन का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है जो दोस्तों अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ष 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2022 में के लिए 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। आप देख सकते हैं, ये है शिव शंकरी। 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए दिया गया। ठीक है, याद रहना चाहिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं इन पुरस्कारों के बारे में। तो वर्ष 2022 का 32वां के बिरला पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान और तीसरा बिहारी पुरस्कार। एक बार हम लोग ये भी देखेंगे कि किनको सरस्वती, किनको व्यास और किनको बिहारी पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले अभी देख लेते हैं 32वां। तो 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तमिल भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार शिव शंकरी को। और किसके लिए? तो 2019 में उनकी प्रकाशित संस्मरण है सूर्यवासनम, इनके लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। और 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 में उनके प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। और बिहारी सम्मान यानी 32वां बिहारी सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हांडा को। राजस्थान की डॉक्टर माधव हांडा को 2015 में उनकी प्रकाशित साहित्य आलोचक कृति पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी के लिए दिया गया डॉक्टर माधव हांडा को। तो तीनों याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी साहित्यक, सूर्यवासनम व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना, बिहारी पुरस्कार माधव हांडा, पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी। ठीक है, अब हम लोग इसको और थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास कर सकते हैं। 32वां के बिरला पुरस्कार व सम्मान। इन पुरस्कारों की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन? सरस्वती सम्मान। और यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा, तो आपको याद होना चाहिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। तो इन 22 भाषाओं में से किसी एक में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान किसे दिया जाता है? तो यह पुरस्कार किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, व्यास सम्मान हिंदी में। बिहारी पुरस्कार, तो यह जो पुरस्कार है राजस्थान के किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में पहली बार हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। आपने देख लिया। अब कुछ प्रश्न इससे बनते हैं जिसे हम पूछ के आपको याद करा देते हैं। किस रचना के लिए शिव शंकरी को 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो हमने देखा है, आपको याद भी होगा पिक्चर के माध्यम से।
सूर्यवासनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों में हिंदी में प्रकाशित किसी रचना के लिए दिया जाता है, तो यह प्रदान किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, और उनकी कौन सी लेख थी? तो पागल खाना। आप देख सकते हैं व्यक्ति को भी और उनकी पुस्तक रचना को भी। नेक्स्ट, किस रचना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया? तो पागल खाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर माधव हांडा को। और किसके लिए? तो पंचरंग चोला पहल सखीरे के लिए। किस रचना के लिए डॉक्टर माधव हांडा को 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो पंचरंग चोला पहाड़ सखीरे। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ष 2022 के पुरस्कारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? शिवशंकरी, सूर्यवासनम, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना, डॉक्टर माधव हांडा, पंचरंग। तो ये सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विजडन द्वारा किसे वर्ष 2022 का लीडिंग मेल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह दिया गया है बेन स्टोक्स को। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन ने 2022 के लिए चुना है। तो आइए 160वें विजडन पुरस्कार के बारे में कुछ समझते हैं। क्रिकेट के बाइबल कहे जाने वाली पत्रिका विजडन के वर्ष 2023 के 160वें संस्करण, बहुत पुराना ये पत्रिका है, में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स तीसरी बार, पुरुषों में तथा बेथ मुनी दूसरी बार को महिलाओं में वर्ष 2022 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। यानी बेन स्टोक्स को पत्रिका ने तीसरी बार और बेथ मुनी को दूसरी बार यह पुरस्कार दिया गया है। भारत के सूर्य कुमार यादव को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया है। तो पत्रिका विजडन के वर्ष 2022 के 5 क्रिकेटरों को भी घोषणा की गई। हर साल कुछ क्रिकेटरों की घोषणा की जाती है जो सर्वकालीन होते हैं, और 5 क्रिकेटरों में हरमनप्रीत कौर का भी नाम शामिल है। भारत की महिला क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बेन स्टोक्स इंग्लैंड। लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया। लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2022 सूर्य कुमार यादव इंडिया। विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो इनमें कौन कौन है? हरमनप्रीत कौर इंडिया, टॉम ब्लंडल न्यूजीलैंड, डेरल मिचेल न्यूजीलैंड, बेन स्टोक्स इंग्लैंड, मैथ्यू पॉट्स इंग्लैंड। इन 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। ये आप देख सकते हैं भारत के विजडन के 5 खिलाड़ियों में स्थान पाने वाले भारतीय क्रिकेटर। तो सबसे पहले रंजीत सिंह 1897 में उन्होंने विजडन में स्थान पाए थे। 5 विजडन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में स्थान पाए थे। और इस साल यानी 2023 में हरमनप्रीत कौर, 2022 में जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को शामिल किया गया था। विराट कोहली को 2019 में शामिल किया गया था। सचिन तेंदुलकर को 1997 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। हाल ही में विजडन द्वारा किसे वर्ष 2022 का लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हमने देखा बेथ मुनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, उन्हें चुना गया है। यह है बेथ मुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है हरमनप्रीत कौर। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी सांख्यिकी विद व गणितज्ञ को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर CR राव। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संबंध रहे प्रोफेसर राव भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1963, पद्म भूषण 1968 व पद्म विभूषण 2021 सहित अनेक पुरस्कार से सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई 19 वर्षीय नंदिता गुप्ता का संबंध किस राज्य से है? फेमिना मिस इंडिया ही रिप्रेजेंट करेंगी अगले साल होने वाले, इस साल जो मिस वर्ल्ड का चुनाव होने वाला है उसमें। तो कौन चुनी गई है जो नंदिता गुप्ता, इनका संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र की। 15 अप्रैल 2023 को मणिपुर के इम्फाल में संपन्न 29वीं फेमिना मिस इंडिया का ताज राजस्थान के कोटा की 19 वर्षीय नंदिता गुप्ता को मिला।
नंदिनी गुप्ता को मिला। नंदिनी गुप्ता इसी वर्ष के अंत में भारत में होने वाले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 6 दिसंबर 2023 को भारत में इसका फाइनल राउंड होगा, ठीक है, और उसमें यह शिरकत करेंगी। अगला प्रश्न, भारतीय महिला उद्यमी किरण नाडार को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार सम्मान दिया है फ्रांस ने। आर्ट कलेक्टर किरण नाडार, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसमें प्रदान किया गया गंगूबाई काड़ियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर गंगूबाई काड़ियावाड़ी को। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में कि सर्वश्रेष्ठ से कौन कौन से हैं। तो 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में हुआ। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसा दिया गया? तो संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म गंगूबाई काड़ियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक चॉइस, तो बधाई दो क्रिटिक्स चॉइस अलग है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो बधाई 2 में भूमिका के लिए राजकुमार राव को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे? तो गंगूबाई काड़ियावाड़ी में भूमिका के लिए आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे? तो गंगूबाई काड़ियावाड़ी के निर्देशक संजय लीला भंसाली को। सर्वश्रेष्ठ फीमेल सिंगर कविता सेठ रंगी साड़ी जुग जुग जियो के लिए। और सर्वश्रेष्ठ मेल सिंगर अरिजीत सिंह केसरिया ब्रह्मास्त्र के गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत किसे? तो प्रीतम को। और सर्वश्रेष्ठ गीत गायक तो अमिताभ भट्टाचार्य को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रेम चोपड़ा को। नाम ही सुना होगा, नाम प्रेम चोपड़ा। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आलिया भट्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलिया भट्ट और राजकुमार राव को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो राजकुमार राव को, बधाई 2 फिल्म के लिए। नेक्स्ट, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ गायक कविता सेठ, सही है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक तो अरिजीत सिंह, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, ये भी सही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा, ये भी सही है। तो सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक थे। इनका जन्म 8 दिसंबर 1927 को हुआ था और निधन 25 अप्रैल 2023 को हो गया। 95 वर्ष की उम्र में शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक। हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया। वह किस देश के लेखक थे? काफ़ी चर्चा में रहने वाले यह व्यक्ति थे, लेखक थे पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह। पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में 24 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। भारत के प्रति उनके उदार रुख के चलते वह काफ़ी यहाँ लोकप्रिय थे और जबकि पाकिस्तान में काफ़ी अलोकप्रिय थे। तो इनका जन्म 1949 में हुआ था और 24 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया। यह पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक थे और भारत के प्रति इनका अगाध प्रेम था। पुस्तक होम कमिंग के लेखक कौन हैं? तो होम कमिंग के लेखक केट मॉर्टन है। यहाँ पे कुछ पुस्तक और उनके लेखक के नाम हैं। होम कमिंग केट मॉर्टन, बिफोर वी आर इनोसेंट इला बर्मन, हैप्पी प्लेस इमली हनरी, लोक मंझे संगीत ये आत्मकथा है मराठी भाषा में शरद पवार की, और विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी। पुस्तक बिफोर वी वेयर इनोसेंट के लेखक कौन है? तो इला बर्मन। हैप्पी प्लेस के लेखक कौन है? तो इमली हेनरी। लोक मांझे संगीत एक आत्मकथा है। यह किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार के हैं, एनसीपी के जो नेता है शरद पवार। पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी है। हाल ही में 2 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जोधपुर में संपन्न हुआ। 20 से 21 अप्रैल 2023 को राजस्थान के जोधपुर में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि राजस्थान देश में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुल देश में जितना मिलेट उत्पादन होता है उसमें 16% अकेले राजस्थान में ही होता है। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में भारत के किस शहर में 20 से 21 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ? तो यह आयोजन किया गया
नई दिल्ली में। आप इसमें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मिलित हुए थे। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध के विश्व शांति के संदेश को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में नई दिल्ली में 20 से 21 अप्रैल को किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े 30 देशों के 170 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है परिपति और प्रतिवेद, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन, और इन तीनों बिंदुओं पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन के स्थापना के 60 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली हाल ही में मनाया गया? तो यह है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसी की हीरक जयंती समारोह 3 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। हाल ही में गृह युद्ध से ग्रसित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो सूडान से वापस लाने के लिए भारतीयों ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन कावेरी के बारे में जाने तो गृह युद्ध से ग्रसित सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह अभियान ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। यह उसी तर्ज पे था जैसे यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर द्विपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास कोप इंडिया पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में संपन्न किया? तो कोप इंडिया जो है भारत अमेरिका के साथ संयुक्त अभ्यास संपन्न किया 10 से 14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में, और इसमें जापान वायु आत्मरक्षा बल को पर्यवेक्षक के रूप में भी सम्मिलित किया गया था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास इस महीने में जो हुए। कोप इंडिया 2023 भारत अमेरिका के बीच 10 से 14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में। ओरियन 2023 तो ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, वायुसैनिक अभ्यास है, 17 अप्रैल से 5 मई के बीच में फ्रांस में आयोजित किया गया। अजय वारियर 2023 भारत और ब्रिटेन का ये युद्धाभ्यास है जो 27 अप्रैल से 11 मई के बीच ब्रिटेन के सेलिसबेरी ग्राउंड में आयोजित किया गया। इनियोचोस 2023 बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास है जो कि ग्रीस में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 24 अप्रैल से 4 मई 2023 के बीच। और स्लीनेक्स आप नाम से ही पता होगा, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास है स्लीनेक्स, जो कि 3 से 5 अप्रैल 2023 को श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। अब इससे कुछ प्रश्न होंगे। हाल ही में भारत ने बहुपक्षीय वायुसैनिक अभ्यास ओरियन में भाग लिया जो संपन्न हुआ कहाँ? तो ओरियन 2023 हुआ था फ्रांस में, और इसमें भारत और फ्रांस के वायुसेना के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका के वायुसैनिकों ने भी भाग लिया। इस अभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान के साथ इस विमान को उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह भी इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी में शामिल थी। ठीक है, तो राफेल भी इस वायुसैनिक अभ्यास में भाग लिया था। हाल ही में भारत के किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का 7वां संस्करण संपन्न किया? तो यह ब्रिटेन के अजय वारियर जो है वो ब्रिटेन के साथ भारत करता है। हाल ही में किस देश की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज इचिनियोस 2023 संपन्न हुआ? तो यह ग्रीस में हुआ। ठीक है, हाल ही में भारत व किस देश का वार्षिक नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स का 10वां संस्करण कोलंबो में संपन्न हुआ? तो कोलंबो में संपन्न हुआ स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन मैराथन दौड़ 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता रहे इवांस चैबेट। बोस्टन मैराथन पुरुष वर्ग इवांस चैबेट यह किस देश के धावक है? तो यह कीनिया के धावक है, और 17 अप्रैल को यह मैराथन हुआ अमेरिका के बोस्टन में, इसलिए इसका नाम बोस्टन मैराथन कहा गया। पुरुष वर्ग के विजेता कीनिया के इवांस चैबेट और महिला वर्ग के विजेता कीनिया के ही हेलेन ओबीडी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि बोस्टन मैराथन 2023 में विजेता रही हेलेन ओबेरी किस देश की महिला धावक है, तो यह भी कीनिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को एमसीसी की मानक सदस्यता प्रदान की गई है, तो 5 खिलाड़ियों को। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स कहे जाने वाले मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानक सदस्यता प्रदान की है। कौन कौन से हैं 5 खिलाड़ी? एमएस धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी। आज और इसमें 8 विभिन्न देशों के 17 क्रिकेटरों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 5, इंग्लैंड के 5, न्यूजीलैंड के 2, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफ्रीका से एक खिलाड़ी। 2022-23 के 16वें आई लीग फुटबॉल का खिताब किसने जीता, तो यह जीता राउंड गिलास पंजाब ने। 2022-23 के संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो यह कर्नाटक ने जीता और कर्नाटक ने फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराकर यह खिताब जीता और कर्नाटक के रॉबिन यादव को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। नेक्स्ट, फ्रांस में आयोजित ओर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल, एंथनी सिनिसुका, मैग्नस जोहानसन या प्रियांशु राजावत। तो भारत के प्रियांशु राजावत ने इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को फाइनल में हराकर जीता। यह उनका पहला ही खिताब है। और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, तो स्पेन की कैरोलिन मारिन ने जीता। देख लेते हैं इस महीने कुछ महत्वपूर्ण बैडमिंटन टूर्नामेंट हुए। ऑर्लियंस मास्टर्स, तो भारत के प्रियांशु राजावत ने जीता डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराकर। महिलाओं का खिताब कैरोलिन मारिन ने जीता विबेन झांग चीन की हराकर। और स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला गया। इसके विजेता रहे जापान के केंटा निशिमोता और इन्होंने किसको हराया, तो अपने ही देश के कांटा तुस्निया को हराकर जीता। महिला वर्ग का ग्रेगरिया मारिस्का, इंडोनेशिया की ग्रेगेरिया मारिस्का ने भारत के पीवी सिंधु को हराकर जीता। और एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का जो खिताब है वह इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका ने फाइनल में सिंगापुर के लोह कियान को हराकर जीता एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब। और महिला का खिताब किसने जीता, तो चीनी ताइपे की तेज तर्रार बैडमिंटन खिलाड़ी ताई जुनजिंग ने दक्षिण कोरिया के आंग से यंग को हराकर यह खिताब जीता। और इसकी खास बात है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप की एक खास बात है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब भारत के स्टार बैडमिंटन युगल जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी ने जीता पुरुष युगल बैडमिंटन एशियाई बैडमिंटन चैंपियंस का पुरुष युगल का खिताब। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसे आप देख लीजिए। फ्रांस में आयोजित ओर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो स्पेन की कैरोलिन मारिन ने। ये है स्पेन की कैरोलिन मारिन। अगला प्रश्न भी अगर इस चार्ट को आपने अच्छे से देखा होगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यह जीता इंडोनेशिया के ग्रेगरिया मारिस्का ने। अगला प्रश्न, स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो यह जीता जापान के केंटा निशिमोतो ने। हाल ही में दुबई में संपन्न एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल का खिताब जीता एंथनी सिनिसुका ने जीता। और हाल ही में दुबई में संपन्न एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की भारतीय युगल जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। और मार्च 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अप्रैल माह में इतिहास रचते हुए यह खिताब जीता है। ये है इनकी जोड़ी। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में संपन्न टेनिस टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यह टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है। तो मियामी ओपन पुरुष एकल का खिताब रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता, तो यह सही है। मियामी ओपन महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा ने जीता, तो ये भी सही है। मोंटे कार्लो मास्टर्स पुरुष एकल का खिताब रूस के आंद्रे रुबालोव ने जीता, तो ये भी सही है।
स्टुटगार्ट ओपन महिला चैंपियनशिप का खिताब पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने जीता। तो ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी सही है और आप इस चार्ट में इसको देख सकते हैं जो मैंने अभी बात कही। मियामी ओपन पुरुष एकल डेनियल मेदवेदेव रूस के, और महिला एकल चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा। मोंटे कार्लोस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जो कि पुरुषों के लिए ही होता है, यह रूस के आंद्रे रूबल ने जीता। और स्टुटगार्ट ओपन जो कि महिलाओं का है, यह पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने जीता। अगस्ता मास्टर्स गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जीते स्पेन के जॉन राम ने जीते। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पुरुषों के गोल्फ के 4 सर्वाधिक प्रतिष्ठित गोल्फ चैंपियनशिप को मेजर चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। और ये 4 मेजर चैंपियनशिप कौन है? अगस्ता मास्टर्स चैंपियनशिप जो कि अमेरिका के जॉर्जिया में होता है, दूसरा है पीजीए चैंपियनशिप जो कि अमेरिका में होता है, यूएस ओपन ये भी अमेरिका में होता है, द ओपन चैंपियनशिप जो चौथा है वो अमेरिका यूके में होता है। तो शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन चुने गए हैं, नए बने हैं? नया विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बन गया है? आपने आज तक सुना होगा कि मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के यह विश्व चैंपियन है, और वह बने थे विश्वनाथन आनंद को 2013 में हराने के बाद 2013 से 2022 तक शतरंज के विश्व चैंपियन रहे हैं। अब नया चैंपियन बन गया है शतरंज का, तो यह कौन है? तो यह है चीन के डिंग लीरेन चीन के 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। एक बार हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। शतरंज के नए विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन फिडे जो कि शतरंज की नियामक संस्था है, ने शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप अप्रैल 2023 में चैंपियन बन गए हैं। विश्व चैंपियनशिप चुने जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग देखते हैं। शतरंज के निवर्तमान विश्व चैंपियन को अपना यह खिताब बचाने के लिए फिडे द्वारा कराए गए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता से मुकाबला करना होता है। शतरंज के निवर्तमान विश्व चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जो 2013 में तत्कालीन विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर विश्व चैंपियन बने थे। उन्होंने 2016 में रूस के सर्गेई कार्जिस्कोव को, 2018 में इटली के फाबियानो करुआना को तथा 2021 में रूस के इयान नेपिमचाओ को हराकर अपने खिताब का रक्षा की थी, यानी बचाव किया था। ठीक है, और इस बार 2023 में पुनः अपने खिताब को बचाव के लिए उन्हें संघर्ष करना था। किससे? तो जो 2022 के कैंडिडेट टूर्नामेंट के जो विजेता थे यानी इयान नेपिमचाओ के साथ, इनके साथ मुकाबला करना था, किंतु इस बार उन्होंने नाम वापस ले लिया, यानी उन्होंने फाइनल मुकाबला करने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि इस बार मैं अपनी किताब की रक्षा नहीं करूंगा, बहुत दिन हो गया, उब गया हूं मैं, अब मैं चाहता हूं कि कोई नया विश्व चैंपियन बने, क्योंकि इन्हें कोई हरा ही नहीं रहा था और ये खेलते तो निश्चित रूप से हारते नहीं। अभी आपने देखा कि जो भारत के आर प्रज्ञानंद थे, इन्होंने एक फाइनल में एक मैच में टाई करा दिया था, सोचने पर मजबूर करा दिया था मैग्नस कार्लसन को। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने प्रज्ञानंदा को हरा दिया, तो वही मैग्नस कार्लसन है। उन्होंने कहा कि अब मैं चैंपियनशिप से थक गया हूं, अब कोई दूसरा मिले, तो जिससे नए चैंपियनशिप का खिताब के लिए कैंडिडेट टूर्नामेंट के जो विजेता थे इयान नेपिमचाओ और इस टूर्नामेंट के जो उप विजेता थे चीन के डिंग लीरेन, इन्हीं के बीच फिर से मुकाबला हुआ और 9 से 30 अप्रैल 2023 को कजाकिस्तान के अस्ताना में खेले गए फाइनल मुकाबले में 7-7 स्कोर से बराबर होने के पश्चात टाई ब्रेकर में इयान नेपिमचाओ ने इनको हराकर चीन के डिंग लीरेन विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, और वह चीन के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया है। तो कौन है? चीन के डिंग लीरेन, नए शतरंज चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, IISF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी IISF जो भोपाल में 20 से 27 मार्च 2023 को संपन्न विश्व कप में भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत व 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 8 स्वर्ण, 2 रजत व 2 कांस्य सहित चीन कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। भारत की तरफ से एकमात्र जो स्वर्ण पदक उन्होंने जीता वो थे पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजीत सिंह, जबकि रजत पदक रिदम सांगवांग व वरुण तोमर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, IISF विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो सरबजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार देश के किस शहर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर गुजरेगी? तो यह है कोलकाता। असम का कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो यह है बिहू। इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो आप फोटो में ही देख के आपने पहचान लिया होगा, यह है भारत के रतन टाटा। हाल ही में किसने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाल ही में निम्न में से किस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। दिल्ली, गोवा, पंजाब व गुजरात में अपने अच्छे चुनावी प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने जो न्यूनतम अर्हता थी वो प्राप्त करने के बाद आम आदमी पार्टी को 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया। अब देश में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या 6 हो गई है। कुछ पार्टी को राष्ट्रीय स्तर से वापस भी किया गया है, यानी राष्ट्रीय स्तर से उन्हें हटा दिया गया है। वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं उनको देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, BSP यानी बहुजन समाज पार्टी, NPP यानी NCP यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी MPP, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी NCP और CPM आम आदमी पार्टी। ठीक है, देखते हैं निम्न में से किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग ने हाल ही में वापस ले लिया है। कुछ पार्टियों का वापस लिया गया है, ये कौन कौन है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, तृणमूल कांग्रेस TMC, माकपा यानी CPI और उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ही पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था उसे निर्वाचन आयोग ने खराब प्रदर्शन के कारण वापस ले लिया है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को किस राज्य का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इन्हें नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी NCP, तृणमूल कांग्रेस यानी TMC व माकपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। अब NCP अब महाराष्ट्र में, CPI केरल में व मणिपुर व तमिलनाडु में तथा TMC मेघालय व पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में राज्य स्तरीय दल के रूप में रहेंगी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ना रहकर राज्य स्तरीय पार्टी रह जाएंगी। उसी तरह चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है चुनाव आयोग ने। तो आज का जो प्रश्न सीरीज था वो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रेरणादायक कमेंट्स ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।